स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। आज आप सभी के लिए हमने संस्कृत, जो शायद आप बहुत चैनलों पर पढ़े होंगे, लेकिन एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर अगर आपका पहला अनुभव होगा तो आज आप देखेंगे कि क्या संस्कृत के सभी टॉपिक जो हैं क्या इतने सरल तरीके से भी पढ़ा जा सकता है। क्या वास्तव में वो उतने कठिन होते हैं जितना कठिन लोगों ने बनाया है? जी नहीं। तो पहले बता दूं कि वीडियो किसके लिए है। दोस्तों ये वीडियो सीटेट, यूपी टेट, उत्तराखंड टेट, हिमाचल टेट यानी भारत के किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम, इसके अलावा सुपर टेट, इन सभी को ध्यान में रखकर ये वीडियो सभी के लिए ये प्रिपेयर किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला टॉपिक। हमारा टॉपिक ही क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ही टॉपिक बनता है। स्वागत है आप सभी का। एक प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों कौन सा वर्ड आता है? क्या आपको पता है संस्कृत में कितने प्रत्याहार होते हैं? आई होप आपको पता होगा, निश्चित रूप से बहुत से बच्चे इस बात को जानते होंगे। दोस्तों संस्कृत में बात की जाए, प्रत्याहारों की जो संख्या होती है, टोटल होता है कितना? 42 प्रत्याहार आपके टोटल होते हैं संस्कृत में। और पूछ क्या रहा है आपसे कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आएंगे। तो एक प्रत्याहार का मतलब होता है, देखिए आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, ये एक प्रत्याहार है, ई उ री लिरी, यानी इक में कितना आएगा। हालांकि ये महेश्वर सूत्र पे चलता है, लेकिन आप ध्यान रखो भाई, सारा बच्चा तो भाई महेश्वर सूत्र नहीं याद कर सकता ना 14 कि आयुल रील रिक एओम एओच हैब्रट लड़ एम गंडम झबे गर्दस जब गर्दस खप चढ़ चढ़तो कब ऐसा सरल। सबके लिए याद करना इतना आसान नहीं है। तो कुछ बच्चों ने कहा सर हमारे लिए क्या कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता कि कुछ फिक्स चीज़ें मुझे बता दीजिए, अगर मैं उतना तैयार कर लूँ तो मेरा काम हो जाए। तो जितना मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ इतना कर लीजिएगा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इनफैक्ट आप बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन होकर निकलोगे। सवाल ये है कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो याद कर लो। इक में कौन कौन आता है? ई उ री लिरी। अक प्रत्याहार में कौन आता है? तो अक में ये आता है, ये देखो, ये बेटा आपका अक प्रत्याहार का है। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, पता है आपको कि नहीं पता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइएगा कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। वार्तिककार कौन है? वार्तिककार की दोस्तों बात हो रही है, कमेंट कीजिए आप लोग। कात्यायन, पाणिनि, वरदराज या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है आपको? कमेंट करके अपनी बात रखिएगा, मैं पूरे इसके डेप्थ पर ले चलूँगा, जिससे इससे रिलेटेड कितना भी कठिन प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए, इसके इर्द गिर्द जितना बनता है प्रश्न वो आपको मैं सब बताऊँगा। दोस्तों कात्यायन, जिनका नाम बर्रुच भी था, उन्हीं को वार्तिककार भी कहा जाता है। समझ गए? जी हाँ, कात्यायन। अब सवाल ये था कि इसका एक कड़ी है दोस्तों, पूरी बात सुनिएगा। अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्याय होते हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद होते हैं, कुल मिलाकर 32 पाद होते हैं। इन्हीं को 4000 सूत्रों में संकलित किया गया, इसीलिए पाणिनि को दोस्तों सूत्रकार कहा जाता है। और यूपी टेट में एक क्वेश्चन आया था कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय होते हैं, तो दोस्तों इन्होंने अष्टाध्यायी भी लिखा था। क्या लिखा था दोस्तों? अष्टाध्यायी, जिसमें दोस्तों 8 अध्याय होते हैं। प्रत्येक अध्याय में क्या होते हैं? 4-4 पाद होते हैं। कुल मिलाकर अगर आप करोगे तो 8 में कितना हो जाएगा? कुल टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 32 पाद हो जाएंगे। और उनमें सूत्रों की संख्या कितनी होगी? टोटल 32 पाद हो गए, 8 अध्याय हो गए, ये आप सब लोग जानते हो। और सूत्रों की संख्या कितनी हो गई? टोटल दोस्तों 4000 सूत्र पाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि अष्टाध्यायी को ही दोस्तों आधार मानकर ये जो कात्यायन है, यानी जिनका नाम बर्रुच भी था, उन्होंने दोस्तों वार्तिक लिखा था। ये वार्तिक एक रचना है ये। तो इसी अष्टाध्यायी को आधार मानकर कात्यायन, पेपर में बदल के पूछ सकता है कि कात्यायन की जगह वर्रुच भी डाल सकता है। तो इसी मतलब कह सकते हो कि अष्टाध्यायी को आधार मानकर कात्यायन यानी वर्रुच ने वार्तिक लिखा, इसीलिए इस कात्यायन को वार्तिककार भी कहा जाता है। चलिए ले चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है,
कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। मेरे कहने से पहले आप लोग सबसे पहले कमेंट कर दो। जी हाँ, चलिए बताइए आप लोग, पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, 41, 42, 55 या 23। तो सबने पढ़ा अभी पाणिनि के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा, अष्टाध्यायी जिसमें 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, तो कुल मिलाकर कितने पाद हो गए, 32 पाद हो गए। पाद का मतलब एक प्रकार का चरण है और उनमें 4000 सूत्र लिखे गए। इन्हीं सूत्रों को आधार मानकर दोस्तों क्या लिखा गया, इन्हीं सूत्रों को आधार मानकर वार्तिक लिखा गया और इन्हीं वार्तिक को लिखने वाले थे कौन, कात्यायन यानी वररुचि। सवाल यह है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो ये तो मैं आपको शुरुआत में ही बता दिया था, 42 होते हैं। चैनल पे दोस्तों जो लोग पहली बार विजिट किए होंगे, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय भी रखें कि आपको और क्या चाहिए वीडियो में। चा वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो बेटा एक चीज़ ज़रूर कर लेना, कुछ और करो ना करो, लेकिन उच्चारण स्थान आप लोग सूत्र ज़रूर याद कर लेना। चा का मतलब क्या, इचु यसा नाम तालु। समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इचु यसा नाम तालु, यानी आप समझ गए कि इसका क्या होगा, क्या होगा इसका, चा वर्ग वाला तालु होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, आगम्य में कौन सा प्रत्यय होगा। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन तीनों एग्जाम के प्राण हैं। ये वो टॉपिक है जो इन तीनों एग्जाम का प्राण जिसमें समाया होता है दोस्तों, ये वो टॉपिक हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने आपको ट्रिक पढ़ाया है, पुराने स्टूडेंट जानते होंगे, लेकिन जो नए स्टूडेंट आए होंगे वो जाने इस बात को, कैसे आप इसको टैकल करोगे। कुछ वर्ड आपको बता रहा हूँ, देखते चलना। अगर किसी शब्द के लास्ट में, ये वर्ड देख रहे हो, अगर किसी शब्द के लास्ट में आपको या दिख गया, जैसे आगम में, औदार्य, मैं कुछ एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, औदार्य, या दोस्तों बिहाय या निपीय, यानी मैं ये 110% वर्किंग ट्रिक बता रहा हूँ। संस्कृत इतना कठिन नहीं जितना आप लोग सोच लेते हो। अगर लास्ट में दोस्तों या आपको दिख गया तो हमेशा ल्यप प्रत्यय होगा। ट्रिक क्या समझे कि ल्यप में भी या है और ल्यप प्रत्यय तभी होगा अगर किसी शब्द के लास्ट में या होगा। तो दोस्तों ये ल्यप प्रत्यय का एग्जाम्पल है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रघुवंश महाकाव्य में सिंह का नाम क्या था। दोस्तों रघुवंश महाकाव्य की अगर मैं बात करूं तो ये राजा दिलीप और उनकी एक नंदिनी गाय के बारे में इसमें चर्चा की गई है और मैंने इसके बारे में पूरी कहानी बताया था और हूबहू वही कहानी आपके पिछले सीटेट में आया भी था। कहानी क्या था आप सब लोग जानते हो कि राजा दिलीप को संतान नहीं हो रही थी। एक दिन वो अपनी पत्नी के सुदक्षिणा, उनकी पत्नी का नाम था, पूछ लेता है, खासकर टेट, यूपी टेट में अक्सर पूछता है कि राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था। तो बेटा उनकी पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। क्या नाम था, सुदक्षिणा। तो एक बार उन्हें संतान नहीं हो रहा था तो अपने गुरु के पास गए अपनी पत्नी के साथ। तो गुरु ने कहा, राजन आपके पास गाय है और उस गाय की आप सेवा कीजिए, आपको उसी के द्वारा संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा दिलीप की उस गाय का नाम नंदिनी था। दोस्तों याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस गाय का नाम क्या था, नंदिनी। ये आपको दोस्तों दिमाग में नोट कर लेना है क्योंकि ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। पूरी कहानी सुना देता हूँ जिससे आप हमेशा के लिए याद रखें। एक दिन दोस्तों होता क्या है कि राजा दिलीप अपनी गाय को लेकर चरने चराने उसको बाहर निकलते हैं और गाय चरते चरते जंगल की तरफ निकल जाती है और अपनी पत्नी के साथ वो होते हैं। तो अपनी पत्नी से वो कहते हैं कि आप घर जाइए, मैं इसको वापस लेकर आऊँगा। दोस्तों उस नंदिनी गाय का पीछा करते करते वो इतना आगे निकल गई जहाँ पर रास्ते में पहाड़ी इलाका था और वहाँ पर एक राक्षस उनको मिला और उस राक्षस ने नंदिनी गाय पर आक्रमण करने के बारे में सोचा। तो राजा दिलीप ने कहा
कि आप इस गाय को छोड़ दीजिए, इसके बदले में मुझे खा लीजिए, लेकिन आप इस गाय को छोड़ दें। तो उस राक्षस ने कहा कि राजन, आपको इससे बेहतर इससे और अच्छी गायें मिल सकती हैं, आपका प्रयास व्यर्थ जाएगा। लेकिन राजा दिलीप नहीं माने और जैसे ही वो राक्षस गाय की तरफ बढ़ा, राजा दिलीप के हाथों से बाण छूट गया और बाण छूटते ही वो राक्षस गायब हो गया और उसका नाम दोस्तों कुंभोदर था। तब वही नंदिनी गाय कहती है कि राजन, मैं आपका टेस्ट ले रही थी, एग्ज़ाम ले रही थी, मैं आपकी परीक्षा ले रही थी कि आप क्या सच में हमसे लगाव रखते हैं, क्या सच में आप मेरी सेवा भाव करना चाहते हैं। वरदान मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं आप। तो दोस्तों वही वो वरदान मांगते हैं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तो इस तरह से राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति होती है। यह स्टोरी ज़रूर याद रखना, चूँकि गद्यांश पद्यांश कहीं पर भी उठा के पूछ लेगा। तो की पॉइंट क्या था, राजा दिलीप, उनकी पत्नी का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है सुदक्षिणा, और उस गाय का नाम नंदिनी, उस राक्षस का नाम कुंभोदर था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाओ। कादम्बरी कथा की नायिका कौन थी? महाश्वेता, मदलेखा, कादम्बरी या पत्रलेखा? आप सबको क्या लगता है, आप अपनी विचार बताइए। भाई आप अपनी राय रख लो, आपको राय रखने की पूरी आज़ादी है। कादम्बरी कथा की नायिका कौन है? तो दोस्तों कादम्बरी कथा की जो नायिका हैं उनका नाम था क्या नाम था उनका? आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइए, आप लोग फटाफट जल्दी से। चलिए, आई होप आप सबको पता ही होगा इसका क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों कादम्बरी कथा की नायिका पत्रलेखा, यानी इसका राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ में, यस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीता रामेण सह बनम गच्छति, इसमें दोस्तों कारक कौन सा होगा? तो दोस्तों सीता रामेण सह बनम गच्छति, एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। अगर किसी शब्द, कोई वाक्य दिया रहेगा ऐसे आपको, अगर उस वाक्य के बीच में कहीं आपको सह दिख जाए, ये अगर आपको सह दिख जाए, जैसे सह, साकम, समम, सार्धम, इनमें से कोई भी वर्ड अगर शब्द आपको दिख जाए तो दोस्तों उसमें हमेशा क्या होता है, करण कारक होता है। ठीक है, चलिए आइए। नदी शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप बताइए। सारे बच्चों को पता होगा कि ये वो शब्द है जिसमें होता क्या है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये मानकर चलो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके रूप को आपको याद कर लेना चाहिए नदी को। लेकिन सारे रूप तो आप याद कर नहीं सकते, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ दिया जाए कि कम से कम इतना अगर याद कर लो तो आपका काम हो जाए। तो नदी, नद्यो, नद्या, नदीम, नद्यो, नदी, और नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्या, नद्या, नद्यो, नदीनाम, मतलब दोस्तों नद्याः। अगला क्वेश्चन, उल्लेखा में कौन सी संधि होगी? तो दोस्तों मैंने संधि का भी आपको ट्रिक पढ़ाया था। मैंने कहा अगर किसी शब्द के बीच में डबल ला, क्या? अगर किसी शब्द के बीच में डबल ला, देख रहे हो, ये डबल ला अगर मिल गया तो दोस्तों हमेशा उसमें तोरली संधि होता है, और ये तोरली संधि एक व्यंजन संधि का दोस्तों एक भाग होता है, ये एक व्यंजन संधि का ही एक प्रकार होता है। तो उल्लेखा है, इसको तोड़िएगा आप लोग। उल्लेखा मतलब उद्धन लेखा, क्या होगा दोस्तों? ये टूटेगा दा में, उद्धन लेखा, ये किस में टूटेगा? दा में टूटेगा, उद प्लस लेखा। समझ गए? अब कहोगे सर कोई और भी एग्जाम्पल दीजिए, इतने से थोड़ी काम बनेगा। चलो और एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने कहा बेटा तल्लीना, क्या कहा मैंने? तल्लीना। तो मैंने कहा जब आपसे तल्लीना, तो ये जो डबल ला है किस में टूटेगा? ये डबल ला दोस्तों टूट जाएगा दा में, यानी हमेशा डबल ला ये आया। अगर ये आधा ला, पूरा ला, कोई भी किसी भी शब्द में आए तो आंख मूंद कर टिक मार ला तोरली संधि। अगर तोरली संधि ऑप्शन में नहीं है तो आप कहना सर इसमें व्यंजन संधि है, और इसका संधि विच्छेद दा में टूटेगा, ये तद धन लीना। समझ गए सब लोग? डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए।
सत्कारः में कौन सी संधि होगी? चलो आप लोग कमेंट कर लो, अगर चाहो तो पहले आप ही लोग बता लो, है ना। चलिए भाई एक बार आप लोग भी कुछ कह लीजिए, उसके बाद फिर मेरी बारी आएगी। सत्कारः, इसमें कौन सी संधि होगी? चर्तो संधि, जसत्व संधि या दोस्तों तोरली संधि? क्या लगता है आपको? हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका जवाब इनफैक्ट करोगे। बेटा मैं आपके इसके बारे में कितनी बार मैंने कहा कि बच्चा ये चर्तो संधि है, चर्तो संधि का एक ही सूत्र है, एक ही फार्मूला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज देखना, अगर किसी भी शब्द, कोई शब्द दिया गया है, उस शब्द के बीच में किसी भी वर्ग का पहला अक्षर आए और आधा आए, इसे सत्कारः आपने देखा ऐसे आएगा दिक्पालः। देख रहे हो, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर है ना, लेकिन आधा आएगा वो। किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, वो भी बीच में, बीच वाला वर्ड देखना ये, और ये आधा हो। कहोगे सर और एग्जाम्पल दो, ऐसे थोड़ी काम बनेगा। जैसे लिप्सा, आप देख लो पा वर्ग स्टार्टिंग होता है ना, पा से, आधा है। तो बेटा आप समझ जाना कि ये क्या होगा, ये दोस्तों होगा आपका चर्तो संधि। क्लियर हुआ माइंड में बिल्कुल एकदम? किसी भी वर्ग का पहला अक्षर और वो आधा आए, तो इसका मतलब दोस्तों वो क्या होता है? वो चर्तो संधि होता है। और चर्तो संधि का सूत्र क्या होता है? चर्तो संधि का दोस्तों सूत्र होता है खरिच। क्या होता है? खरिच। और इसका संधि विच्छेद किस में टूटेगा? इसके तीसरे वर्ग में टूटेगा ये। जैसे ता है, ता का तीसरा वर्ड क्या होता है? दा। तो सद धन कारः, दिग दिग धन पालः। समझ गए सारे लोग? कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख दीजिएगा। और वीडियो अगर दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, संभव हो तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। बाकी आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपको समझ आए, आप सफल हो, वही मेरे लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन, हरिम बंदे में कौन सी संधि होगी? दोस्तों सवाल हरिम बंदे की है, तो ये इस तरह दोस्तों नहीं लिखा गया है, वास्तव में ये इस तरह से है। देखो, हरिम बंदे, क्या लिखा दोस्तों? हरिम बंदे। यानी दोस्तों अगर किसी शब्द के बीच वाले अक्षर पर ये बिंदी लग जाए, ये बिंदी आप देख रहे हो ना, उसमें अनुस्वार संधि होता है, यानी मो अनुस्वारः। तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो कैसे होगा? इसका संधि विच्छेद करने पर दोस्तों ये ऐसे हो जाएगा, हरिम प्लस वंदे। वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें ज़रूर बताना, कैसा आपको लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, त्वम करोसि में कौन सी संधि होगी? तो बेटा ये त्वम करोसि आपको दिख रहा है ना, ये ऐसा है, ध्यान से देखिए, त्वम करोसि, यही तो है ये। और इसको तोड़ो, तोड़ने पर क्या बनेगा? ये त्वम प्लस करोसि। क्या होगा दोस्त? त्वम प्लस करोसि, यानी ये जो बिंदी है ये दोस्तों माँ में बदल जाएगा, समझे? और तुरंत पकड़ोगे, कहोगे सर ये अनुस्वार संधि है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, दिगंबरा में कौन सी संधि होगी? तो बेटा ये किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसका मतलब ये जफत्व संधि है, सीधी सी बात है। और जफत्व का मतलब झलाम जसोवंते, इसका फार्मूला याद रखना, झलाम जसो अंते। क्लियर हुआ रहा माइंड में? ये बातें क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि नहीं हो रहा है? झलाम जसो अंते, यानी दोस्तों इसका राइट आंसर क्या बनेगा 15वें का? ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। क्लियर हुआ माइंड में? बिल्कुल ठीक है। चलिए, किसी भी वर्ग का अगर तीसरा अक्षर बीच में आया, जैसे दिगंबरा, और आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार इसके, जैसे दिगंबरा हो गया, अजंता हो गया, वागीसा हो गया, सुबीसा है, सुबंता है, कितने एग्जाम्पल आपको चाहिए, तिबंता है, आप देखो पा फा बा, तिबंता, जगदीशा, का खा गा, यानी जगत धन ईसा, तो तीसरा अक्षर पहले में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? जैसे इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा, या इसके पहले में चला जाएगा, दिक प्लस अंबरः। क्या हो जाएगा दोस्तों? दिक प्लस अंबरः। क्लियर है बिल्कुल एकदम माइंड में कि नहीं? कोई दिक्कत होगी तो मुझे तुरंत बता देना कि हाँ सर थोड़ी समस्या हो रही है, मुझे तुरंत क्लियर करके आप लोग बता देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
सुबीसह, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला किसी भी वर्ग का तीसरा अक्षर यहाँ दिखा तो तुरंत जफत तफंदी मारना, क्योंकि पा फा बा तीसरा अक्षर दिख गया यानी सुप प्लस ईसा, पहले वाले में इसको ले जाकर फेंक देगा वो, सुप प्लस ईसा। कोई भी समस्या कोई भी परेशानी आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिए, अपनी बात रखिए, छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी बात, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा तुरंत। पठंती में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों मैंने इसका भी ट्रिक आपको पढ़ाया है। अगर किसी शब्द के लास्ट में अन, ये ट्रिक नोट कर लेना कहीं पर, अन बोलने पर लगेगा दोस्तों, अन अंती अत, किसी भी वर्ग के लास्ट में आपको दिखे ये अन अंती अत, अगर किसी वर्ग के लास्ट में हमको ये 3 अक्षर दिखते हैं तो दोस्तों वहाँ पे कौन सा प्रत्यय होता है? वहाँ पे दोस्तों सत्रि प्रत्यय होता है। जैसे पठन पर, ये पठंती है ना, ये पठन भी पूछता तब भी सत्रि प्रत्यय होता, पठंती पूछा ठीक है, अगर पठत पूछता तो भी दोस्तों सत्रि प्रत्यय ही होता। क्लियर हो रहा माइंड में? क्लियर हो रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत बताना। पठन पठंती पठत, यानी अगर पठन शब्द आया अन, पठन यानी अन, पठंती यानी अंती, और पठत यानी अत। एकदम क्लियर लीजिए, लिखन लिखंती लिखत, चलन चलंती चलत। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलो आ जाओ। याच मानह में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों अगर किसी शब्द के लास्ट में, अगर किसी शब्द के लास्ट में मानह माना मानम, तो समझ लेना दोस्तों उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो दोस्तों उसमें होगा सानच प्रत्यय। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इज द परफेक्ट आंसर। सत्रि तो होता है जब अनंतियत निकले, सानच तब होता है जब मानह माना मानम निकले। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, धनवती में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों अगर किसी शब्द के लास्ट में वानवती वत निकले, क्या निकलेगा? वान वती या वत निकले तो आप कहोगे सर जी इसमें क्या होगा? इसमें होगा अक्तवतु प्रत्यय। क्या होगा? अक्त। लेकिन बेटा ध्यान रहे वो क्रिया में लगेगा तब वानवतु, लेकिन अगर क्रिया से भिन्न पद है जैसे बलवान, बलवती, बलवत, तो कहोगे मतु प्रत्यय। यही अगर होता पठितवान, पठितवती, पठितवत, तो आप कहते अक्तवतु प्रत्यय। समझ गए? ये पूरी बात पहले समझना। अगर किसी शब्द के लास्ट में वानवती वत निकले, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू काफ़ी सारे एग्जाम्पल आपको मैं पहले प्रस्तुत करूंगा, फिर आपको समझ आएगा ये। जैसे देखो, जैसे क्रिया से भिन्न पद क्या हो सकता है? जैसे धनवान, क्या एक क्रिया है? या धनवती, क्या एक क्रिया है? रूपवती, रूपवान, बलवान, गुणवान, रसवान, रसवती, तो क्या बताओ ये क्रिया है? जी नहीं। क्रिया का मतलब होता है चलना, दौड़ना, खाना, पीना, नहाना, वो दोस्तों क्रिया। क्रिया में यही वानवती वत लगेगा तब दोस्तों अक्तवतु। अक्तवतु प्रत्यय कब होगा? अक्तवतु प्रत्यय दोस्तों तब होगा जब यही वानवती क्रिया में लग जाए। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसको जोड़ना चाहूँगा। क्रिया में जैसे आप लोग लगाओ, हमने कहा जैसे आपने क्या कहा, एक पठितवान ले लिया, एक आपने लिखितवान ले लिया, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप भी सेट कर सकते हैं। कोई जैसे मैं आपको और ही बताऊँ, जैसे पूजितवान, अर्चितवान, कथितवान, त्यागतवान, पीतवान, भूतवान, स्नातवान, यानी क्रिया में अगर लगा तो अक्तवतु, क्रिया से भिन्न पदों में लगा तो मतु प्रत्यय। क्लियर है? चलिए, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा? दोस्तों धार्मिक, अगर किसी शब्द के लास्ट में, अगर किसी शब्द के लास्ट में बोलने पर इक इक निकले, इक इक, तो जान लेना दोस्तों ठक प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय? ठक प्रत्यय होगा। जैसे धार्मिक, साहित्यिक, लौकिक, नैतिक, अनैतिक, पारलौकिक, तो जितने शब्द आप लोग देख रहे हो ये सब दोस्तों क्या होगा? इसमें ठक प्रत्यय होगा। क्या होगा? ठक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय होगा? आप देखते ही समझ गए होंगे कि लास्ट में इक इक निकल रहा है ना, इसका मतलब ठक प्रत्यय। अगला क्वेश्चन, बाला में कौन सा प्रत्यय है? तो आप तुरंत कहोगे स,
अगर किसी शब्द के लास्ट में बड़ा आ निकले, जैसे चपला, बाला, अजा, चटका, अश्वा, सुनैना, अचला, कुसला, कितना एग्जाम्पल आपको चाहिए बताओ? आप चाहो तो ऑप्शन से भी हल कर सकते हो। भाई सत्र प्रत्यय के लिए लास्ट में अन अंतियत चाहिए, सानस प्रत्यय के लिए लास्ट में मानह माना मानम चाहिए, अक्तवतु के लिए आपको वानवती वत चाहिए, है ना। तो बाला में कौन सा होगा? टाप प्रत्यय होगा, क्योंकि इस वर्ड के लास्ट में बड़ा आ निकल रहा है। अगला क्वेश्चन, अजा में कौन सा प्रत्यय होगा? आपको भी पता है कि दोस्तों यहाँ भी आपका टाप प्रत्यय ही होगा। अगला क्वेश्चन, ग्रामम अभितः वनम अस्ति। ग्रामम अभितः वनम अस्ति, तो जिस शब्द के बीच में 3-4 शब्द याद कर लो, उभयतः, परितः, सर्वतः, अभितः, ये वर्ड आप याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। इसमें हमेशा कौन सा कारक होता है? इवन आई थिंक आप सबको पता होगा, सबको पता होगा दोस्तों, कर्म कारक है ये। उभयतः, परतः, परितः, सर्वतः। ठीक है, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति। आपको भी पता है कि लास्ट में उभयतः मिला, यानी दोस्तों यहाँ पर भी कर्म कारक होगा। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, कुछ ना कुछ आप नया ज़रूर आप सीखे होंगे। अगर आपको ऐसा महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे आपको क्या होगा, जैसे ही हम लाइव आएंगे या कोई वीडियो आपको पब्लिश किया जाएगा, इस पर तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।